आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है ग्रेडियंट। हम लोग सीखेंगे कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला कैसे जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज कि जो ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन का निकालते हैं उसका ज्योमेट्रिकल उसका क्या मतलब होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, और लास्ट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले के टॉपिक में जस्ट जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों एक साथ तुलनात्मक रूप से आप लोगों को समझाया था, ताकि आप तीनों में तुलना करते हुए उसके फिजिकल और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस को समझ सके कि एक्चुअल में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। तो वो तो वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, जैसे इससे पहले के लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे मिल जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे लेक्चर में केवल ग्रेडियंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा चीज एक एक चीज ग्रेडियंट के बारे में समझेंगे, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कभी भी लाइफ में ग्रेडियंट को समझने के लिए कभी भी किसी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन कैसे निकाला जाता है। देखिए, पहले तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि ग्रेडियंट हमेशा किसी न किसी स्केलर फंक्शन का ही निकाला जाता है, और वेक्टर फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं निकलता है। वेक्टर फंक्शन का या तो डाइवर्जेंस निकलेगा या तो कर्ल निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेडियंट को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसके बाद हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स। इफ फाई इज ए स्केलर फंक्शन, यानी फाई कोई अदिश फलन है, then the gradient of scalar function phi is defined as gradient of phi is equal to I cap del phi by del x plus j cap del phi by del y plus k cap del phi by del z। इस प्रकार से ये ग्रेडियंट को हम लोग डिफाइन, हालांकि इसका भी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि फाई चूंकि स्केलर फंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये फाई स्केलर फंक्शन है जरूर, लेकिन ये जो फाई है ये वेरिएबल है। स्केलर फंक्शन के साथ साथ वेरिएबल भी है। जैसे कोई भी आप फंक्शन ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस एक्स, ये समथिंग कोई एक स्केलर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन नहीं है, बट ये वेरिएबल भी है। एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फाई को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू, ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं ये हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। इसको मैंने पिछले टर्म पे भी आप लोगों को समझाया था। ठीक, ये इस डेल को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी आप ऐसे लिखेंगे डेल फाई, क्योंकि ये एक स्केलर फंक्शन है फाई, तो इस पर कभी वेक्टर का साइन मत लगाइएगा, और इसके बीच में आप ना तो डॉट लगाएंगे और ना ही क्रॉस लगाएंगे। ठीक है ना, डॉट और क्रॉस आप समझते हैं, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटी का ही निकलता है। अब चूंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है डेल, तो यहाँ पे बीच में ना आप डॉट का प्रयोग करेंगे ना क्रॉस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हम लोग ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो ग्रेडियंट है इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये है ओरिजिन ओ। यहाँ पे हम लोग एक कोई फंक्शन, स्केलर फंक्शन मान लेते हैं फाई एक्स वाई जेड, जो इसको हम लोग C1 से डिनोट करेंगे। यानी ये जो स्केलर फंक्शन है, ये इसका अगर मैं ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाता हूं तो मान लीजिए ये समथिंग कोई सरफेस लिए हैं, और इसी का ये फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड। एक स्केलर फंक्शन का ये एक तरह से कह लीजिए ग्राफ बना हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक समथिंग दूरी पे एक और हम लोग सरफेस लेते हैं। यहाँ पे ये एक सरफेस S2 है। ठीक है, दो सरफेस हैं। देखिए यहाँ पे ये सरफेस S1 है, जिसका जो फंक्शन है, जो फलन है, वो फाई एक्स वाई जेड है। मैं केवल फाई ही बोलूंगा। और एक और हमने यहाँ पे एक और फंक्शन लिया है, एक और सरफेस S2 लिया है, जो कि क्या है, जो फाई प्लस डी फाई है। इसका मतलब जरा यहाँ पे समझिए, ये अगर फंक्शन यहाँ पे जो मैंने लिया है फाई, और ये जो दूसरा यहाँ पे सरफेस लिया है जिसका फंक्शन क्या हो जाएगा फाई प्लस डी फाई, इसका मतलब इस सरफेस से इस सरफेस तक जाने में
ध्यान रहे S1 सरफेस से S2 सरफेस तक जाने में फंक्शन में कितने का चेंज हुआ है, d5। देखिए कंफ्यूजन मत करिएगा, ये सरफेस S1 है, इसका फंक्शन है 5, ये सरफेस S2 है, इसका फंक्शन है 5 प्लस d5। इसका मतलब जब आप S1 से S2 सरफेस तक ट्रेवल करेंगे इस स्पेस में, तो जो चेंज होगा फंक्शन में वो कितने का चेंज होगा, d5 का। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है, जब आप ये P से इस दूसरे सरफेस Q पे जाते हैं, या यूं कह लीजिए R पे जाते हैं, क्योंकि ये जो सरफेस S1 है ना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P। अब इस सरफेस से इस सरफेस के बीच में फंक्शन में होने वाला चेंज d5 है, तो आप यहाँ P से इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, चाहे P से Q जाइए, चाहे P से R जाइए, इसमें जो फंक्शन में चेंज होगा वो d5 का होगा। देखिए थोड़ा अजीब है, लेकिन इस बात को पहले दिमाग में बिठाइए कि हमें सरफेस S1 से S2 तक जाना है और फंक्शन में होने वाला जो चेंज d5 है, इसका हमें स्पेस रेट चेक करना है कि किस रास्ते से फंक्शन में चेंज जो होता है वो सबसे फास्ट होता है। यानी एक रास्ते से आप P से Q पे जाइए तो भी आपके जो फंक्शन में चेंज होगा वो d5 ही होगा। एक रास्ते से आप P से R वाले रास्ते से जाइए इसी सरफेस S2 पे, तो भी फंक्शन में जो चेंज होगा वो d5 का ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये स्केलर फंक्शन है, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, केवल इन दोनों सरफेस के बीच की दूरी मैटर करेगा। अब दूरी इन दोनों के बीच में अगर आप लंबवत लेंगे तो वो दोनों सेम है, बट यहाँ पे पॉइंट P और Q पे जब आप P के रास्ते पहुंचेंगे, तो P से अगर Q के रास्ते पहुंचेंगे तो आपकी देखिए दूरी मिनिमम है, क्योंकि ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अभिलंबवत डिस्टेंस है। जबकि P से R के रास्ते जाएंगे तो ये ज्यादा दूरी आप इससे तय करेंगे। लेकिन P से Q जाइए चाहे P से R जाइए, फंक्शन में होने वाला चेंज d5 ही है। तो मेरा सवाल ये है कि किस रास्ते से फंक्शन में चेंज फास्ट होगा, सबसे फास्ट होगा, वो है आंसर इसका है P से Q के रास्ते आप जाएंगे तो फंक्शन में होने वाला चेंज फास्ट होगा। तो ध्यान रहे, किसी भी स्केलर फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल मतलब होता है कि आप स्पेस में ये चेक कर रहे हैं कि किस रास्ते से उस फंक्शन में जो चेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, और जब भी कोई मैक्सिमम चेंज होगा तो वो अभिलंबवत डायरेक्शन में ही होता है। तो इसका मतलब किसी फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो इसका मतलब आप चेक करते हैं कि उस फंक्शन में जो मैक्सिमम स्पेस रेट चेंज है वो आप कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट निकालने में। ठीक है, इसको मैं एक डाटा से समझा देता हूं। मान लीजिए ये फंक्शन जो है ये फाई फंक्शन है, यहाँ पे ये फाई है और यहाँ पे ये फाई प्लस d5 तक पहुंचने में मान लीजिए 5 यूनिट का चेंज होता है, 5 यूनिट का चेंज होता है। यानी यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो ये 5 प्लस 5 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 प्लस 5, मैं 5 नहीं लेता हूँ, 5 और 5 में कंफ्यूज कर जाएंगे, मैं 6 ले लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 यूनिट का चेंज है। तो इस वाले सरफेस को हम कैसे डिनोट करेंगे, 5 प्लस 6, और इस सरफेस को हम लोग डिनोट करेंगे 5। तो यहाँ S1 से S2 चाहे P से Q रास्ते से जाइए तो भी चेंज 6 यूनिट का ही होगा, चाहे P से R रास्ते पे जाइए तो भी चेंज 6 यूनिट का ही होगा। तो मेरा सवाल यह है किस रास्ते से फंक्शन में होने वाला चेंज सबसे फास्ट होगा, वो आंसर है P से Q, क्योंकि P से Q का जो दूरी है वो मिनिमम है, ये दूरी अभी लंबवत है दोनों के बीच में, तो ये मिनिमम है। यानी इस रास्ते से जाएंगे तो जो स्पेस में ये चेंज 6 यूनिट का हुआ है वो बहुत तेजी से होगा, फास्टली होगा। जबकि ये रास्ता लंबा है तो इस रास्ते से जो चेंज होगा वो स्लो होगा, चेंज 6 यूनिट का ही होगा लेकिन स्लो होगा। यही ग्रेडियंट, यही चीज मेजर करता है इस फंक्शन का फाई का। जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो ग्रेडियंट इस फाई फंक्शन का यह चीज मेजर करता है कि फाई में होने वाला जो मैक्सिमम जो स्पेस रेट चेंज है वो कितना है और किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन यहां पे आ जाएगा क्योंकि किसी भी स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट लेते हैं तो वो वेक्टर आता है, वो स्केलर नहीं आता। फाई स्केलर है बट फाई का ग्रेडियंट वेक्टर होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं P से S1 सरफेस से इस S2 सरफेस पे जाने के कई रास्ते हैं,
कई रास्तों से आप S1 से S2 पे पहुंच सकते हो पॉइंट P से, लेकिन एक रास्ता ऐसा होगा जिस रास्ते में इस S1 से S2 जाने में उसकी दूरी सबसे कम होगी, और उस रास्ते से जब आप जाएंगे तो इस फाई में होने वाला चेंज, यानी फाई से जब ये फाई प्लस डी फाई होगा तो ये जो होने वाला चेंज डी फाई है वो मैक्सिमम होगा, वो तेजी से होगा, फास्ट होगा। वही डायरेक्शन और उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट को दर्शाता है, उस फाई के ग्रेडियंट को दर्शाता है। यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर इन चारों रास्तों में से आप पूछेंगे तो ये है, इसका ये डायरेक्शन है, ये P से Q की ओर ये डायरेक्शन है, और यहाँ S1 से S2 जाने में जो मैग्नीट्यूड आएगा वही है ग्रेडियंट ऑफ फाई। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैं समझाया हूं, ठीक है। अब इसका थ्योरी देखेंगे, थ्योरी पढ़ने के दौर में आप अच्छे से ये पूरा समझ जाएंगे। कंसीडर ए स्केलर फील्ड विथ स्केलर पॉइंट फंक्शन phi x y z, वही जो मैं बताया हूं वही सब है। कंसीडर टू क्लोज सरफेसेस S1 एंड S2 सच दैट, जो S1 है वो डिनोट होता है फंक्शन phi x y z से, जिसको हम C2 बोल लेंगे, और ये कांस्टेंट है, और फाई जो दूसरा डिनोट होता है वो फाई प्लस डी फाई से S2 सरफेस डिनोट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे where d phi is the increase in the value of scalar function which is same for any point on the surface, यही बोल रहा है कि S1 से S2 पे जब आप जाएंगे तो चेंज तो d phi का हो रहा है, लेकिन ये d phi का चेंज इस S2 के प्रत्येक पॉइंट पे होगा। S1 के आप किसी भी पॉइंट से इसके किसी भी पॉइंट पे जाइए, होने वाला चेंज सेम होगा, लेकिन सभी रास्ते से जो चेंज हो रहा है उस चेंज होने का रेट, स्पेस रेट, ये स्पेस में जो वो फाई में होने वाला चेंज का जो दर होगा, कितना फास्टली चेंज हो रहा है, वो सभी पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। ध्यान रहे, जो डी फाई का सेम होना अलग अलग चीज है, पर डी फाई के वैल्यू में चेंज होना, उसके रेट का चेंज होना अलग अलग पॉइंट के लिए ये एक अलग चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज मैंने बताया कि बट द स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। इस लाइन को बड़े अच्छे से पढ़िएगा, आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। If R is an arbitrary point on surface S2 such as PR is equal to DR, अब देखिए क्योंकि मुझे इसका थ्योरी डेवलप करना है तो कुछ पॉइंट को मानिए। यहाँ पे P से R वाला जो रास्ते में मान लीजिए चेंज होता है वो DR होता है। अभी मैं D फाई नहीं लेता हूँ क्योंकि थ्योरी डेवलप करना है ना, तो मान लेते हैं P से R कैपिटल R पॉइंट पे जाने पे जो चेंज होता है वो DR होता है, और P से Q रास्ते पे जाने में जो चेंज होता है वो DN होता है। ये dn के जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग pq, ठीक है। ये बात अलग है कि ये बाद में ये चेंज d फाई को ही डिनोट करेगा, लेकिन अभी चूंकि हम लोग ये एक आर्बिट्रेरी मानेंगे, तो यहां से pr इक्वल टू dr हो गया। देन द वैल्यू ऑफ d फाई इन द डायरेक्शन ऑफ p टू r इज गिवन बाय, आप जानते हैं किसी भी डायरेक्शन में होने वाला चेंज d फाई इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई बाय डेल r इनटू dr, यानी dr के डायरेक्शन में जो फंक्शन फाई में चेंज होगा उसकी वैल्यू होगी d फाई, और वो इक्वेशन फर्स्ट हमने यहां लिख दी। Let Q is a point on surface S2, अब दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं, such as PQ equal to D, यानी हमने दूसरा डायरेक्शन ले लिया। मल्टीपल पॉइंट है लेकिन दो ही डायरेक्शन को हम लोग लेके इसका थ्योरी डेवलप करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए which is normal to surface S1 at point P, हम ये पॉइंट जो Q लिए वो ऐसा लिए हैं कि वो P से Q क्या है, वो नॉर्मल है सरफेस S1 और S2 दोनों। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ठीक है उस डायरेक्शन में कितना चेंज होगा, यानी PQ इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब चूंकि नॉर्मल S1 और S2 के बीच में नॉर्मल डिस्टेंस है PQ, तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन सरफेस S2, S1 एंड S2। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो DR मिनिमम है वही वैल्यू है DN। जैसे देखिए आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक रास्ता ये हो गया DR1, एक रास्ता ये हो गया DR2, इसी प्रकार ये रास्ता होगा DR3, एक रास्ता ये है P से Q जो कि दोनों सरफेस पे नॉर्मल यानी अभिलंबवत है, इसलिए ये मिनिमम होगा। यानी एक DR का एक जनरल मिनिमम वैल्यू निकालें तो वो यही वाला रास्ता होगा, केवल एक मात्र डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, DN डायरेक्शन लिए हैं, ठीक, DN वाला डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मिनिमम, वो DN है। ऑल्सो इफ DR इज मिनिमम अलोंग PQ, यानी PQ के अलोंग DR मिनिमम है, फिर DR मिनिमम है, देन डेल फाई बाय DR मैक्सिमम होगा। DR अगर मिनिमम है
तो इस फैक्टर से आप भाग दे रहे हैं डेल फाई में, तो वो मैक्सिमम होगा ना। देखिए अंश बटे हर ये मिनिमम है, तो ये ओवरऑल डी फाई बाई डी आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यही तो है स्पेस रेट चेंज, यानी स्पेस में होने वाले चेंज के साथ फंक्शन डी फाई में चेंज कैसे हो रहा है, यानी पी क्यू के रास्ते वो मैक्सिमम होगा, यानी डेल फाई बाई डी आर मिनिमम। देखिए यहाँ पे मिनिमम सिर्फ इस पे मैं लिखा हूं, यानी डी आर मिनिमम है तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और यही तो है डेल फाई बाई डेल एन, यानी एन वाले एन कैप के डायरेक्शन में डेल फाई बाई डेल एन जो है वो मैक्सिमम स्पेस रेट चेंज को देता है जिस रास्ते में डी आर मिनिमम है। इसलिए इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो डी फाई बराबर डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम इंटू डी आर मिनिमम आ जाएगा। अब देखिए ये डी आर मिनिमम ही क्या है, डीएन है, और डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम ये बराबर क्या है, डेल फाई बाई डेल एन है। ठीक है, अब यहां से ये जो आया है ये हमारा बहुत ही काम का है। यहां से हम लोग dn का वैल्यू इस आ जाइए वापस इस डायग्राम में दोबारा, और dn की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये dn हो गया और ये dr हो गया और ये एंगल है थीटा, तो dn बराबर क्या हो जाएगा, dr cos थीटा। तो dn की वैल्यू हम रख देते हैं, तो dn की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन dr cos थीटा, क्योंकि dn की वैल्यू dr cos थीटा आएगी। अब यहाँ से हम लोग डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन, अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, एन कैप डॉट डी आर। इसको वापस आप एक्सपेंड करेंगे तो एन कैप डॉट डी आर, क्योंकि एन कैप जो है वो डीएन के डायरेक्शन में है, ये एन कैप और ये है डी आर का डायरेक्शन, यानी डी आर और एन कैप के बीच में एंगल थीटा है, तो इसको एन कैप डॉट डी आर लिख सकते हैं। क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो ये मॉड ऑफ एन कैप इंटू मॉड ऑफ डी आर इंटू कॉस थीटा, तो ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो ये डी आर कॉस थीटा आ जाएगा, यानी सेम चीज आएगा। अब यहाँ पे वापस हम लोग इक्वेशन 1 पे जाते हैं, और इक्वेशन 1 को हम लोग देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 1 बना है इसको अब हम लोग वापस इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा हाँ डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल आर इंटू डी आर, और इसे वैल्यू नहीं पुट करना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इसको देखिए आज आप लोग जानते हैं आर में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट शामिल होते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है ना, ये डी आर जब इसमें तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे तो ये किसी डायरेक्शन में होने वाले चेंज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ऑल्सो वी कैन राइट, अब इसी को हम लोग एक और तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, और ये इतना फैक्टर हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट से अलग कर देते हैं। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप देखिए सेम चीज ही आएगा। यहाँ पे देखिए डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स आई कैप 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा, और ओवरऑल ये इक्वेशन हमको वापस यही मिल जाएगा। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम इक्वेशन 1 को अरेंज करेंगे तो एक ऐसा इक्वेशन आएगा जिसका तुलना हम लोग इक्वेशन 2 से करेंगे। तो यहाँ से ये फाई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो ये रीअरेंज हो जाएगा, और यही हमारा होता है डेल, तो ये डेल वेक्टर हो गया इंटू फाई डॉट डी आर। अब इससे हमें क्या मिल गया ना कि ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 ये सिमिलर काइंड ऑफ दिखाई दे रहे हैं डी फाई। जब इनका तुलना करेंगे तो आप देखिए ये इतना फैक्टर, इसका तुलना करिए, यहाँ पे देखिए जब इसको हम तुलना करेंगे यहां से यहां तक तो आपको पता चलेगा कि ये इतना फैक्टर ही तो ग्रेडियंट ऑफ फाई है। तो यहां से तुलना करके हम क्या निकाल लेंगे कि डी फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन इंटू एन कैप। अब यही इसी पूरे इक्वेशन में सारा राज छुपा हुआ है। ये इक्वेशन क्या कहता है कि किसी भी स्केलर फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो ये बताता है कि उस स्केलर फंक्शन में जो स्पेस रेट चेंज है वो एन कैप यानी अभिलंबवत नॉर्मल डायरेक्शन में होता है और मतलब मैक्सिमम होता है। यही ये इस बात को दर्शाता है। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से लैंग्वेज में लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर having magnitude equal to maximum rate of space change of scalar function along this normal, that means in the direction of maximum rate of increase of function। यानी किसी अदिश फलन का ग्रेडियंट एक सदिश राशि होती है जो परिमाण में उस अदिश राशि के नॉर्मल के अलोंग अधिकतम रेट ऑफ स्पेस चेंज के बराबर होता है। ठीक, बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूं।
यही होता है ग्रेडियंट का मतलब। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को कई बार देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, और वैसे भी एक ही चीज को बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ पूरा। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? देखिए फिजिक्स में इसका कई जगह प्रयोग होता है। जैसे इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, यानी संरक्षित क्षेत्र के केस में आप जानते हैं जो फोर्स होता है उसको निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के रूप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसको हम लोग निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के रूप में डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको चलिए एक दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस लेता हूं। ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल फाई है और इसका पोटेंशियल फाई प्लस डी फाई, वही ले लेता हूं। डी फाई को मैं समझाने के लिए चलिए 6 वोल्ट मान लेता हूं। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल फाई था, तो दूसरे सरफेस तक पहुंचते पहुंचते जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो कितने का होगा? 6 वोल्ट का। यानी इस सरफेस से उस सरफेस तक पहुंचने में 6 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज होता है। तो अब इस पॉइंट से चाहे आप इस रास्ते जाइए, चाहे इस लंबवत नॉर्मल के रास्ते जाइए, चाहे इस रास्ते जाइए, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। S1 से जब S2 सरफेस पे जाते हैं तो जो पोटेंशियल यहां होगा उस पोटेंशियल में 6 वोल्ट जुड़ जाएगा, 6 वोल्ट का चेंज होगा। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे पोटेंशियल 50 वोल्ट था तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर बढ़ा तो 56 वोल्ट हो जाएगा, और अगर घटा तो 44 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, घट के, यानी इस सरफेस S1 से S2 जाने में पोटेंशियल में चेंज कितने का हुआ? 6 वोल्ट। पर मेरा सवाल ये है कि किसी भी रास्ते जाइए 6 वोल्ट का चेंज हो रहा है, लेकिन एक ऐसा डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन से आप जाएंगे तो ये जो 6 वोल्ट का जो चेंज हो रहा है वो बहुत तेजी से मैक्सिमम रेट के साथ होगा। ठीक है, यानी अगर इस पोटेंशियल का आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो ग्रेडियंट ये डायरेक्शन देगा, ये वाला डायरेक्शन, और इसे डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड देगा। तो अगर ये डायरेक्शन इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल है, तो आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसीलिए जब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल का डायरेक्शन आप लेंगे तो वो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। तो यही तो वो कह रहा है कि देखिए इस इक्विपोटेंशियल सरफेस S1 के नॉर्मल का डायरेक्शन लेने का मतलब कि आप इस पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकाल लीजिए। जब आप इस पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो ओवरऑल जो ये ग्रेडियंट ऑफ V आएगा, ये वही डायरेक्शन आएगा जो S1 पे नॉर्मल हो और S2 की ओर डायरेक्टेड हो। तो ये डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है ना, और मैग्नीट्यूड भी आप यहाँ पे ले रहे हैं, पोटेंशियल में होने वाला, स्पेस में पोटेंशियल में होने वाला चेंज, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इन सब चीजों को। ठीक, तो फिजिक्स में ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। यही कारण है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे या पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको नॉर्मल होता है, और उसको निकालने का एक तरीका होता है कि ग्रेडियंट निकाल लीजिए पोटेंशियल का, और निगेटिव मान लीजिए, वो थ्योरी से आता है, अभी मैं निगेटिव पे नहीं जाऊंगा, वो निगेटिव की एक अलग कहानी है। तो आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप दोनों तरफ से कुछ प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा नहीं, आराम से इसको आप लोग यहाँ वीडियो पॉज करके देखिएगा। ठीक, ये ग्रेडियंट निकालेंगे, ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। अब लास्ट में जाते जाते आपको एक एग्जांपल से छोड़ जाता हूं। यहाँ पे ये एक स्केलर फंक्शन फाई इक्वल टू 3x² y माइनस y क्यूब z² है। देन फाइंड द ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट 1, -2, -1। तो कुछ करना है नहीं, फाई का मान दिया है, आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी डेल फाई निकालना है। ये फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई का। अब आपको जरूरत है डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड का। अलग अलग निकाल लीजिए। डेल फाई बाई डेल एक्स निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6x आएगा, y तो पहले ही से रहेगा, और चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना तो x के सापेक्ष में होगा। उसी प्रकार आप डेल फाई बाई डेल वाई निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए y हो जाएगा 3x² 3y² z², यहाँ पे बचेगा। इसी प्रकार डेल फाई बाई डेल जेड निकाल लीजिए, और ये तीनों जब निकल गया तो इस इक्वेशन 1 में लाके पुट कर दीजिए, और जब आप लाके पुट करेंगे तो यहाँ पे ये एक अच्छा सा इक्वेशन बन गया। और आप देख पा रहे होंगे कि फाई में कहीं भी i कैप j कैप k कैप नहीं था, यानी फाई जो था वो स्केलर फंक्शन था, और यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई जो आया है वो i कैप j कैप k कैप के पदों में है, यानी कि यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है। पर आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1, -2, -1 पे निकालना था, तो x के जगह 1, y के जगह -2 और z के जगह -1 रख दीजिए। सेम इक्वेशन इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अभी इस पे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।
धीरे धीरे वो सारे हम लोग वीडियो कवर करेंगे और वो सारे वीडियो इसके यूनिट में जो यूनिट के जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं उस पे मैं लगा दूंगा। ठीक, फिलहाल वीडियो काफी लेंथी होता जा रहा है और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।